वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये वन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और इनके कुछ जनरल एस्पेक्ट्स देखते हैं कि ये क्या हैं और हमारा इनसे क्या कंसर्न है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली कॉल्ड शुगर्स। And that is primarily because of their sweet taste. They are made of three elements only, which are carbon, hydrogen and oxygen. They are a source of energy. They provide us with instant energy and they provide us with the energy in the stored form. So the small chain carbohydrates which have less number of carbon atoms, they provide us with instant source of energy because they don't need to be broken down into smaller units. तो जो smaller carbohydrates हैं, monomers हैं, monosaccharides हैं, वो instant energy provide करते हैं और जो larger chained carbohydrates हैं वो stored energy है, जैसे कि प्लांट्स में स्टार्च। तो आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है क्योंकि ये सिर्फ 6 कार्बन्स पर मुश्तमिल होता है ग्लूकोज। दिस इज़ C6H12O6 and starch is stored energy source in plants. It is composed of many glucose units linked together. So the point is कि ये instant energy भी है और stored energy भी है। ये जो longer chains हैं ये फिर break down होंगी smaller chains में और ये bodily reactions चलते रहते हैं और जो bonding है जब आपस की वो टूटेगी तो energy release होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो इनका इम्पॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कि डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे आर कॉल्ड आइदर एल्डोजेस यानी कार्बोहाइड्रेट्स को या एल्डोजेस कहते हैं और कीटोसिस कहते हैं। और ये नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो एल्डोजेस हैं इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड का होगा यानी C डबल बॉन्ड O एंड H एंड कीटोन में कीटोसिस में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा यानी सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो पॉइंट ये है कि डिपेंडिंग ये फंक्शनल ग्रुप ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा और ये कीटोन है और ये फंक्शनल ग्रुप जो है यही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इम्पार्ट करते हैं उस स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट को। एल्डिहाइड अपनी हाइड्रोजन की वजह से रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखती है तो रिड्यूसिंग शुगर है। वेयर एज दिस कीटोनिक शुगर या कीटोसिस जो हैं ये ऑक्सीडाइजिंग शुगर्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स जो ग्लूकोज है हमारी ग्लूकोज जो वन ऑफ द प्राइमरी और बेसिक कार्बोहाइड्रेट है जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट्स सिंथेसाइज करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
in the presence of sunlight and in chloroplast या chlorophyll, and a sugar molecule is formed along with oxygen. So 6 carbons react, 6 कार्बन डाइऑक्साइड्स अगर बैलेंस करें 6 वाटर्स और 6 ऑक्सीजन्स, तो ये जो ग्लूकोज है ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कार्बोहाइड्रेट है, रेडिली अवेलेबल है फॉर एनर्जी यूजेज, फॉर यूजेज इन द बॉडी एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। तो ये जो ग्लूकोज है डियर स्टूडेंट्स, ये एल्डोज शुगर है, यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। अब इसको मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप होगा, ये CHO, यानी कि इसको आप चाहें तो ऐसे लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और बाकी अब हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स हैं। तो ये क्योंकि 6 कार्बन शुगर है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मज़ीद हम कार्बन इसके साथ पहले लगाएंगे, तो मेक इट अ 6 कार्बन शुगर, यानी हेक्सोज शुगर, एल्डोज एंड देन हेक्सोज, और हेक्सोज फ्रॉम द नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके इन दोनों के अराउंड हाइड्रोजन्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस में। ये याद रखिएगा कि हम इनकी ओरिएंटेशंस बहुत मैटर करती हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ डेजिग्नेट करने में। तो ये हम ओरिएंटेशंस को अपनी मर्ज़ी से इनके हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन्स को चेंज नहीं कर सकते। तो ये है हमारी बेसिक नोयत की ग्लूकोज़। और यहाँ लास्ट में CH2 एंड अगेन हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोक्सिल्स। तो ये एक हमारे पास जो है इसका नाम ग्लूकोज है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका ओपन फार्मूला है, और मैंने आपको ये बताया है कि ये इसका एल्डोज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और बाकी हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोक्सिल्स, हाइड्रोजन्स हाइड्रोक्सिल्स, हाइड्रोजन्स हाइड्रोक्सिल्स अराउंड द सेंट्रल कार्बन। और ये जो पोजीशनिंग है इनकी, ओरिएंटेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ओरिएंटेशन हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की वेरी करे तो उस शुगर के करैक्टरिस्टिक्स भी वेरी करेंगे। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे साथ ही बता देता हूँ कि ये जो हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स भी फॉर्म करते हैं। तो ये पॉइंट भी अभी आगे भी आ जाएगा, तो ये बताना ज़रूरी था। इसके अलावा एक शुगर मैंने यहाँ पे फ्रुक्टोज़ रखी है। तो फ्रुक्टोज़ जो है ये कीटो शुगर है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स वो कीटोनिक है। तो कीटोनिक ग्रुप स्टार्ट में नहीं लग सकता, इट हैज़ टू बी समवेयर इन द मिडल। तो CH2OH से स्टार्ट करें अगर, और फिर ये दूसरे नंबर पे जो कार्बन है ये कीटोनिक है, फंक्शनल ग्रुप वाली, कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं इसको। फिर हाइड्रोक्सिल्स हैं, कार्बन्स हैं एंड हाइड्रोजन्स हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन की स्पेसिफिक सिमेट्री है हाइड्रोजन्स और हाइड्रोक्सिल्स की, और ये सिमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बात कर रहा हूँ जियोमेट्रिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट में CH2OH, तो ये एक फ्रुक्टोज़ है। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन शुगर, fructose. So fructose is a ketose sugar. It consists of 1 2 3 4 5 and 6 carbons, so it can also be called as hexose from the number of carbon atoms. अगली बात डियर स्टूडेंट्स इनकी ये है कि ये नॉन साइक्लिक फॉर्म से साइक्लिक फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो इनकी दो ये भी ओरिएंटेशंस हैं, नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक। अब मिसाल के तौर पर मैं पहले यहाँ पे दोबारा एक ग्लूकोज बनाता हूँ जो कि ओपन चेन्ड है यानी नॉन साइक्लिक है, और इसके बाद फिर हम इसको साइक्लिक फॉर्म में लेके जाएंगे। अब ये डियर स्टूडेंट्स एक नॉन साइक्लिक एल्डिहाइड नॉन साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज़ ग्लूकोज। नाउ अगर इसको साइक्लिक फॉर्म में लेके जाना है तो आपको जस्ट ये ध्यान में रखना है कि ये वाली जो ऑक्सीजन है ये एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पेसिफिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, इन दिस केस लास्ट वाले हाइड्रोक्सिल के साथ पैचअप कर लेगी, और ये फिर जो है ये साइकिल में स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप की ऑक्सीजन विद दी नंबर 5 नंबर कार्बन पे लगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्लोज इन हो जाएगी, और फिर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह का भी कहीं पे नज़र आएगा। तो ये जस्ट साइक्लिक फॉर्म है, इसको ज़रा साफ़ करके बनाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज़ समवेयर लाइक दिस, और ये जो सारे पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं यहाँ कार्बन्स हैं, और कार्बन्स के साथ उसी तरह से एक एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक एंड पे हाइड्रोजन है इन स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन का लफ्ज़ शुगर के हिसाब में इम्पॉर्टेंट है। वही शुगर एक मखसूस ओरिएंटेशन में बहुत मीठी होती है और एक दूसरी ओरिएंटेशन में लेस स्वीट हो जाती है। सो नाउ दिस इज़ अ साइक्लिक फॉर्म फ्रॉम दिस नॉन साइक्लिक, दिस इज़ ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से या कार्बन की चेन के हिसाब से भी कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप्स में तकसीम किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू फॉर्म अ रिस्पेक्टिव कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हमने अभी ग्लूकोज की बात की थी कि वो 6 कार्बन शुगर है, तो उस हिसाब से इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली को मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ये मोनोसैकेराइड्स का मतलब है कि ये मोनोमर यूनिट्स हैं, तो इनमें बहुत कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। सो दीज आर सिंपल शुगर्स। And they cannot be broken down into smaller pieces. They cannot be broken down into smaller units. Upon hydrolysis, यानी कि जब पानी से इनका रिएक्शन करवाएं तो फिर ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मोनोमर्स हैं। यूजुअली 3 to 6 कार्बन होते हैं इनमें। यूजुअली 3 to 6 कार्बन शुगर्स जो हैं वो मोनोसैकेराइड्स में शुमार होती हैं, और इनकी मिसालें हम अभी देख चुके हैं। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं, और इसके अलावा ये एक मोनोसैकेराइड है। इसके अलावा फ्रुक्टोज़, इसको भी हमने शायद अभी प्रीवियसली देखा है। तो ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज़ जो हैं ये दोनों ये मोनोसैकेराइड्स में शुमार होते हैं। डाइसैकेराइड्स दूसरी किस्म है, इसमें 2 मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करते हैं। 2 monomer units combine to form a sugar, to form a carbohydrate of specific number of carbon atoms.
So when two monomer units combine, then it has to be said as di. Di is for two sugar units. और इसकी जो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल्स हैं, और ये इनकी दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि दे यील्ड स्मॉलर शुगर्स अपॉन हाइड्रोलिसिस. जब पानी से इनका रिएक्शन होगा हमारे जिस्म के अंदर, तो फिर ये टूट जाएंगे मोनोमर यूनिट्स में, और साथ क्या रिलीज़ होगी? एनर्जी. तो डाइसैकेराइड्स डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ना भी हों, तो जब टूट जाएंगे तो फिर इनमें से एनर्जी रिलीज़ ज़रूर होगी, और ये डाइसैकेराइड्स हैं. इनकी मिसालें दो याद रख लें. एक सुक्रोज़ है. अब इसमें जो मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होते हैं वो एक ग्लूकोज का है सुक्रोज़ में, और दूसरा है फ्रुक्टोज़. ये मिलके क्या बन गया? एक लॉन्गर चेन डाइसैकेराइड ऑफ सुक्रोज़. फिर एक और नेम याद रख रहे हैं माल्टोज़ का. ये दो ग्लूकोज यूनिट्स मिलके माल्टोज़ का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो अब ये भी याद रखें कि इनको पानी से तोड़ा जा सकता है. अब सुक्रोज़ जो है इसमें 6 और 6 12 कार्बन्स होंगे. तो इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर लिख रहा हूँ, क्लोज फार्मूला C12H22 एंड O11. पानी से जब रिएक्शन होगा तो ये फिर अपने दो ग्लूकोज यूनिट्स में टूट जाएगा. C6H12O6 C6H12O6, और साथ एनर्जी रिलीज़ होगी. वो एक नेसेसिटी है. तो ये दो 6 कार्बन शुगर में जो 12 कार्बन शुगर है टूट गई पानी से रिएक्शन के नतीजे में. जब भी जिस्म को ज़रूरत पड़ी उसने पानी से रिएक्ट करके मोनोमर यूनिट्स इसके जो रिस्पेक्टिव थे उसमें इसको ब्रेक डाउन कर लिया, और साथ हमें बेनिफिशियल एनर्जी भी मिल गई जो हमारे सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी है. पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो मैनी मोनोमर यूनिट्स कंबाइन to form a polysaccharide. Many monomer carbohydrate units combine to form another carbohydrate of long chain. It is now called poly. Poly is for many, and they also break down into monomer units upon hydrolysis. Into their respective monomer units जिनसे मिलके ये बना. याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जो मोनोमर यूनिट्स हैं वे ख़ास किस्म के लिंकेज से जुड़े होते हैं. They get broken down into monomer units upon a reaction with water, यानी हाइड्रोलिसिस. तो ये याद रखिएगा कि ख़ास किस्म की लिंकेज है जिसका नाम ग्लूकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं. उससे ये मोनोमर यूनिट्स जुड़े होते हैं डाइसैकेराइड्स में भी और पॉलीसैकेराइड्स में भी. तो वो लिंकेज को असल में जब टूट जाए पानी से रिएक्शन में तो फिर वो छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स वापस मिलते हैं हमें, और वो फिर हमारा एनर्जी का सोर्स बन जाते हैं. और इसकी मिसालें जो हैं पॉलीसैकेराइड्स की, वो स्टार्च है और सेलुलोज है, और इसके अलावा ग्लाइकोजन. ये 3 नाम याद रखिएगा. स्टार्च जो है ये प्लांट में एनर्जी का स्टोर्ड सोर्स है. सेलुलोज जो है ये प्लांट की सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, और जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल्स में एनर्जी का सोर्स है. स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी इज स्टोर्ड इन, जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को एक्यूमुलेट हमारी बॉडी कर ले और उनकी नीड ना हो, तो फिर वो हमारे मसल सेल्स में और इसी तरह लीवर सेल्स में स्टोर होते रहते हैं
एक्यूमुलेट होते हैं और जिस्म फिर बवक्त ज़रूरत उनको रिट्रीव कर लेता है, हाइड्रोलिसिस करा के ब्रेक डाउन करवा लेता है। और अगर हम इनको खाते रहें मीठा और इस्तेमाल ना करें तो ये ग्लाइकोजन फिर वक्त के साथ साथ फैट्स में तब्दील हो जाती है, जो कि मोटापे का बाइस बनती है। तो ये इन तीनों का जो मोनोमर यूनिट है, ये याद रखिएगा, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन का, वो ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज की लॉन्ग चेन्स हैं। तो मोनोमर यूनिट इज़ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज की डिफरेंट सीक्वेंस और नंबर्स में लिंकेजेस हैं। लिंकेज का नाम मैंने पहले बोला है, लिख देता हूँ, ग्लाइकोसाइडेक लिंकेज, जिससे ये मोनोमर यूनिट्स जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसाइडेक लिंकेज ये बॉन्ड तोड़ता है पानी से रिएक्शन, और उसके बाद फिर आपको आपकी मर्ज़ी के मोनोमर यूनिट्स मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की आखिरी और बड़ी अहम बात है कि दे शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात हमने शुरू में भी हल्की सी की थी कि जो कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं जैसे ग्लूकोज में, उनकी ओरिएंटेशंस डिफ़र करती हैं, कर सकती हैं और करती हैं। उनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। रहेगा वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही, लेकिन अरेंजमेंट चेंज होने के नतीजे में फिर वो वो आइसोमर बन जाएगा, रहेगी शुगर ही। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि शुगर्स में मैनी चिराल सेंटर्स होते हैं। चिराल सेंटर वो पॉइंट होता है एक सेंटर है, जैसे कि कार्बन है, जिसके अराउंड कुछ ग्रुप्स हैं, ये कार्बन, और इसके गिर्द हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। तो दिस कार्बन कैन बी ए चिराल कार्बन। कब बनेगी चिराल कार्बन? जब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज फॉर्म कर देगी। एक दूसरी कार्बन जो है वो किस तरह की होगी, उसमें हाइड्रोजन इधर लग जाएगी और हाइड्रोक्सिल इधर। तो ये चिरैलिटी का फैक्टर इसको कहते हैं। ये चिरैलिटी है ये कि कार्बन के गिर्द सिमिलर ग्रुप्स डिफरेंट ओरिएंटेशंस में, डिफरेंट सिमेट्रीज में मौजूद हैं, और जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस एक दूसरे की फॉर्म कर रहे हैं। फिर ऐसे सेंटर को चिराल सेंटर कहते हैं। कार्बन हो तो फिर चिराल कार्बन कह देंगे। तो इनकी जो प्रोजेक्शंस हैं फिर इसी हिसाब से वेरी करती हैं। इनकी डिफरेंट प्रोजेक्शंस हैं जिनके डिफरेंट नेम्स हैं। उनको अल्फ़ा बीटा प्रोजेक्शंस भी कह देते हैं। और एक ही शुगर मॉलिक्यूल की अल्फ़ा और बीटा प्रोजेक्शंस भी हो सकती हैं। बाज़ जगहों पे डी एंड एल प्रोजेक्शंस के नेम से बात आएगी, लेकिन बात स्टीरियो आइसोमेरिज्म की ही हो रही होगी।